तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के हमने जो प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोत पढ़ लिए, और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ ली, वैदिक साहित्य पढ़ लिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ लिए। और आज हम इस टॉपिक पे आए हैं 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जो 16 महाजनपद थे और उनमें से एक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी मगध उनमें से कैसे बाहर निकल करके आया, मगध ने सभी पर कैसे स्थापत्य साबित किया। इस प्रकार इस टॉपिक का बिना कोई देरी और बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। कृषि के विकास से कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास के जीवन से ले लिया। क्या कि 6ठी शताब्दी में लोहे का इस्तेमाल होने लग गया, किसमें? कृषि में और आर्थिक जो गतिविधियां थी उनमें। और कृषि के विकास से जब से कृषि का विकास हुआ तो कबायली जीवन क्या होता है, जो घुमक्कड़ जीवन है वो किसने ले लिया? जो स्थायी निवास की जीवन शैली उसने ले लिया। यानी लोग कृषि करने लग गए तो अब स्थायी बसने लग गए घूमने की बजाय। इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। आर्यों के जनपद और महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। आर्य पहले किस में रहते थे? जनों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। अब वो जन क्या हो गए? जनपद हो गए, यानी जनों से बड़े हो गए और फिर महाजनपद बन गए। गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और इसे ही क्या कहते हैं? जो गंगा के आसपास, गंगा घाटी है, गंगा नदी है, उसके आसपास जो विकास हुआ, जो जनपद बने, महाजनपद बने, उनको क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। तो द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ है गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी से पूर्व में माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? गंगा घाटी में। तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता में। इस लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड, जिसको NBPW भी कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है। तो द्वितीय नगरीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड। आहत सिक्के, जिसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं, भी 6ठी शताब्दी से पूर्व में शुरू हुए। जो आहत सिक्के थे, ठप्पा मार करके बनाए जाते पंचमार्क सिक्के थे, वो भी 6ठी शताब्दी में आए। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। तो महात्मा बुद्ध से पहले भी 16 महाजनपद निर्माण अस्तित्व में थे। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। याद रखना कि 16 महाजनपदों के नाम किस में मिलते हैं? जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय उसमें भी मिलते हैं, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो चाहे बौद्ध ग्रंथ हो और जैन ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। दोनों सूचियों में क्या क्या मिलता है? अंग है मगध, काशी, कौशल, वत्स, भज्जी, ये समान है। यानी चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो, ये महाजनपद हैं, दोनों में मिलते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और भज्जी। इनमें से 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यानी ये जो 6 महाजनपद हैं, इनमें से 4 शक्तिशाली थे, और यहाँ पर क्या था? राजतंत्र था। जैसे मगध है, कौशल है, वत्स और अवंती। मगध है, कौशल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपदों के नाम है। जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपद दिए गए, उनके नाम हैं, उनको पढ़ लेते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानी। तो काशी की वाराणसी और कौशल श्रावस्ती, अयोध्या या साकेत। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, जिसे अयोध्या भी कहते थे, और साकेत भी। अंग की चंपा थी। मगध गिरिव्रज या राजगृह थी, इसे गिरिव्रज भी कहते थे और राजगृह भी कहते थे। वत्स कौशाम्बी, वज्जी विदेह, मिथिला विदेह भी कहते थे और मिथिला भी कहते थे। मल के कुशीनगर व पवा,
मल की राजधानी थी कुशीनगर व पावा। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती, इनकी भी राजधानी दो थी, अवंती, उज्जैनी और महिष्मती। चेदी, सोथीवती, सुक्तिमती भी कहते थे, चेदी यानी सोथीवती। अस्मक, पोटन या पोटली। कुरु, इंद्रप्रस्थ। और पांचाल, पांचाल की दो थी, एक उत्तरी पांचाल जिसे अहिछत्र कहते थे, दक्षिणी पांचाल जिसे कंपिल्य, जिसकी राजधानी क्या थी, कंपिल्य। मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, कंबोज हटक या राजपुर। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये राजधानियाँ पूछी जाती है आपसे। महाजनपद जंगोत्तर निकाय में दे गए हैं, और राजधानी काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी एक है, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइम के हिसाब से बोला गया है। तो श्रावस्ती है, अयोध्या है, साकेत है, ये एक ही है। चाहे श्रावस्ती कहो, अयोध्या कहो या साकेत कहो, ये कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती, अयोध्या या साकेत। अंग की चंपा, मगध की गिरिवज राजगृह, वत्स कौशाम्बी, वज्जी विदेह मिथिला, मल कुशीनगर व पावा, अवंती उज्जैनी महिष्मती, चेदी सोथिवती, अस्मक पोटन या पोटली, और कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल, उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिण पांचाल कंपिल्य, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, गंधार तक्षशिला, कंबोज हटक व राजपुर। अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जो अस्मक था वो गोदावरी नदी के तट पर था। यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसका नाम है अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर था। कौशल, अवंती, पंचाल की दो दो राजधानियाँ थी। कौशल की दो राजधानी, अवंती की दो राजधानी, पंचाल की दो राजधानियाँ थी। वज्जी व मल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। वज्जी व मल गणराज्य थे, ये भी याद रखना। जो वज्जी और मल थे वो क्या थे, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी राजा यहाँ शासन करते थे वज्जी और मल में। बाकी सब जगह गणराज्य था। गणराज्य का मतलब जनता वहाँ सहयोग से शासन करती थी। काशी, काशी वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद था, यानी अभी जो वाराणसी कहते हैं उसके आसपास का क्षेत्र क्या था, काशी। कौशल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के अंतराल के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जो काशी महाजनपद था उसको कौशल के राजा थे कंस, उसने लंबा संघर्ष किया और काशी को कौशल में मिला लिया। काशी को कौशल में मिला लिया। किसने मिलाया, कंस ने। काशी सूती वस्त्र व घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो वाराणसी है वो सूती कपड़ों और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौशल वर्तमान में फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था। जो कौशल था वो फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो उत्तरी जो कौशल था उसकी राजधानी साकेत, जिसे अयोध्या भी कहते थे, और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। प्रसेनजित थे वो बुद्ध के समकालीन राजा थे। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। बाद में कौशल को भी मगध में मिला लिया, यानी काशी को कौशल ने मिला लिया और कौशल को मगध में मिला लिया। इन याद क्या, उत्तरी जो कौशल थी उसकी राजधानी साकेत अयोध्या, दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी और बाद में कौशल में मिला लिया। अब है अंग। वर्तमान भागलपुर व मुंगेर जिले, बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले है वो अंग में थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने भद्दिये को पराजित भी किया, किंतु अंततः अंग को मगध में मिला लिया। इनकी राजधानी चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की गई है। तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, और बुद्धकालीन जो 6 बड़े नगर थे उनमें से एक नाम आता है चंपा का, जिसकी निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। चंपा के जो वास्तुकार कौन थे, महागोविंद थे। तो अंग को भी किस में मिला लिया, मगध में मिला लिया। मगध वर्तमान पटना व गया जिला, बिहार के गया और पटना जिला। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने बाद में अन्य जनपदों का विलय कर लिया। अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को वार्त्य कहा गया है। वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी क्या था, 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला
के विदेह और कुंडग्राम के गात्रक प्रसिद्ध थे। तो वज्जी के अंदर क्या थे? वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के गात्रक प्रसिद्ध थे। मल, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। इनकी 2 शाखाएं थी, पावा व कुशीनगर के मल। मल 2 थे, पावा व कुशीनारा या कुशीनगर के मल। ये है मल है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। वत्स, यह वर्तमान इलाहाबाद और बांदा के जिले में था। इलाहाबाद गौतम बुद्ध का समकालीन राजा पौरव वंश का उज्जैन था। गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा वत्स कौन था? उज्जैन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उज्जैन को बौद्ध मत में दीक्षित किया और वत्स ने अवंती पर अधिकार वत्स ने किस पर अधिकार कर लिया? अवंती पर अधिकार कर लिया। गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जनमेजय के प्रपोत्र नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। कौशाम्बी को अपनी राजधानी किसने बनाया? जनमेजय के प्रपोत्र नीचक्षु ने, जब गंगा घाटी में बाढ़ आ गई थी। अवंती पश्चिमी व मध्य मालवा का क्षेत्र, पश्चिमी व मध्य मालवा का क्षेत्र, इनके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी और महिष्मती। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रदोत थे। प्रदोत महाकचन के प्रभाव में बौद्ध बन गया। चंड प्रदोत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके। तो बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रदोत, जिन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया था, परंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके। चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड व उसका सीमावर्ती भाग। महाभारतकालीन शासक शिशुपाल चेदी का शासक था। अस्मक या असक गोदावरी नदी के तट पर था। केवल अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में था। बुद्ध काल में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। कुरु, मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले। पांचाल क्या था? आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले। कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। कुरु क्या था? पांचाल का एक संघ राज्य था। मत्स्य में क्या थे? जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। सूरसेन, यहाँ यदु वंश का शासन था। कर्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था। तो कर्ण कहाँ के शासक थे? सूरसेन के। मथुरा के आसपास का क्षेत्र। गांधार, यह पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले में था। पेशावर में क्या था? गांधार। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला। और इसकी स्थापना किसने की? भरत के पुत्र तक्ष ने की, इसलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। पुष्कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार का प्रमुख नगर दूसरा पुष्कलावती। गांधार के राजा पुष्करसारी ने अवंती के राजा चंद प्रदोत को पराजित किया और पुष्करसारी ने मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था। कंबोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर व कैप्रिसा के आसपास का क्षेत्र कंबोज था। ये कश्मीर में था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात वार्ता का मतलब होता है कृषि, पशुपालन व वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। यानी कंबोज को ये लोगों को कौटिल्य ने क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। यानी ये क्या करते थे? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य से अपने शस्त्रों द्वारा अपना जीविका चलाते थे। अपना धंधा स्वयं करते थे, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें 8
वज्जी संघ के और 2 मल के अधीन थे। तो बुद्ध के समय कितने गणराज्य? 10 गणराज्य थे। बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें 8 वज्जी संघ के थे और 2 मल के अधीन थे। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य। बौद्ध साहित्य जो गणराज्यों की चर्चा करता है ये बताता है कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमार पर्वत के बग, रामग्राम के गोलिये, अलकप के बुल्ली, केशुपत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पीपलीवन के मौर्य और लिस्वी, वैशाली के लिस्वी और मिथिला के विदेह याद रह जाएंगे। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य थे, इसमें 8 वज्जी संघ के थे और 2 मल के थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमार पर्वत के बग, रामग्राम के गोलिये, अलकप के बुल्ली, केशुपत के कालाम, कुशीनारा और पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिस्वी और मिथिला के विदेह। अब है महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर। जो 6 बड़े बड़े महानगर बताए गए हैं वो कौन कौन से थे परिनिर्वाण सूत्र के हिसाब से? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस, ये 6 बड़े महानगर थे। बुद्धकालीन 6 बड़े महानगर याद रखने आपको, प्रश्न पूछे जाते हैं। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। श्रावस्ती के खंडहर गोंडा जिले के सहेत महित गांव में मिलते हैं। जो श्रावस्ती है उसके खंडहर कहाँ मिलते हैं? सहेत महित गांव में मिलते हैं। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु मगध नरेश के साथ किया और काशी दहेज में दे दिया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री थी वजीरा का विवाह किसके के साथ कर दिया? मगध नरेश अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी दहेज में दे दिया। कौशल का प्रसेनजीत कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। ये कौशल का प्रसेनजीत है, परंतु शाक्य अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने राजकुमारी के बदले अपनी दासी जिसका नाम वासखतिया या मलिका था का विवाह प्रसेनजीत से करवा दिया। इससे विठुब या विरुद्धुक पैदा हुआ जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। विठुब ने यानी प्रसेनजीत क्या करना चाहता था? शाक्य की कन्या से विवाह करना चाहता था और शाक्य ये काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? वासवखतिया या मलिका नामक एक अपनी दासी थी, उनका विवाह प्रसेनजीत से कर दिया और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ विठुब जिसने अपने कुल का बदला लिया। तो प्रसेनजीत के पुत्र विठुब ने मंत्री दिग्चारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसेनजीत को अपदस्थ कर दिया और संयुक्त निकाय के अनुसार विठुब ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया। वापसी में विठुब अपनी संपूर्ण सेना सहित अचिरावती राप्ती नदी की बाढ़ में नष्ट हो गया। यानी राप्ती नदी में बाढ़ आ गई और नष्ट हो गया। कहानी कुछ याद हुई? प्रसेनजीत जो क्या करना चाहता था? जो शाक्यों से अपना रिश्ता बनाना चाहता था और शाक्यों ने अपनी कन्या देना उनको चाहते नहीं थे प्रसेनजीत को, इसलिए उन्होंने अपनी दासी जिसका नाम था वासखतिया या मलिका का विवाह प्रसेनजीत से कर दिया और प्रसेनजीत के पुत्र उत्पन्न हुआ विठुब या विरुद्धुक जिसने अपने कुल का बदला लिया। प्रसेनजीत का पुत्र विठुब था, उसने दिग्चारण के साथ मिलकर के प्रसेनजीत को अपदस्थ यानी राजा के पद से हटा दिया और संयुक्त निकाय ये कहता है कि विठुब ने कपिलवस्तु के शाक्य पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया और वापसी में विठुब अपनी संपूर्ण सेना सहित अचिरावती यानी राप्ती नदी के बाढ़ में नष्ट हो गया। वत्स नरेश उज्जैन को अवंती के राजा चंड प्रदोत ने पराजित किया। उज्जैन को अवंती का राजा था चंड प्रदोत, राजा प्रदोत जिसने उज्जैन को पराजित किया, वत्स नरेश उज्जैन को, और उज्जैन ने प्रदोत की पुत्री वासवदता से विवाह किया। यानी प्रदोत की पुत्री थी वासवदता, उससे विवाह किसने किया? वत्स नरेश उज्जैन ने किया। प्रदोत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा। चंड प्रदोत अवंती का राजा चंड प्रदोत था, बीमार हो गया और बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। चंड प्रदोत को
प्रदोत को चंड प्रजोत या महासेन के नाम से भी जाना जाता है। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया। जो अवंती थी उसका मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? शिशुनाग ने किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुब्ज अथवा कनौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी कान्यकुब्ज या कनौज का नाम क्या था? महोदय नगर। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना पुरुवा के पुत्र अयावसु ने की। महाजनपद काल में काशी अपने सूती व रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कुशीनगर आधुनिक देवरिया जिले में कसिया या पावा आधुनिक पड़ोरना था। कुशीनगर जिसको कहते हैं आधुनिक देवरिया जिले के अंदर है, जिसे कसिया या पावा और आधुनिक क्या कहते हैं? पड़ोरना कहते हैं। अब है गणतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसमें गणतंत्र था। वैशाली गणराज्यों राजाओं की संख्या 7,707 थी। अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी। इनमें प्रथम विनिश्चय महामात्र का न्यायालय व अंतिम सोमपान पर राजा का न्यायालय होता था। अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी गणराज्यों में। इनमें प्रथम था विनिश्चय महामात्र का न्यायालय। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे। सभा भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसन का प्रबंध आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। समझ रहे हो? गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को क्या कहते थे? एक संस्था होती थी, उनको कहते थे संस्थागार। और सभा भवन में संस्थागार के सदस्यों के बैठने के लिए जो अधिकारी होता था बैठाने के लिए, उसको कहते थे आसन प्रज्ञापक। मतदान अधिकारी सलाहकार ग्राहपक कहलाता था। जो मतदान करवाता था उसे कहते थे सलाहकार ग्राहपक। अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। जो शासन कार्य थे उसमें परामर्श कौन देती थी? अष्टकुलक। हम बात करें गणराज्यों की, जहाँ पर क्या होता था? लोकतंत्र होता था, और लोकतंत्र में ऐसी संस्थाएं होती थी। तो जो शासन कार्यों में परामर्श सलाह देती थी वो होती थी अष्टकुलक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ? तो हर्यंक वंश से पहले वरदरथ वंश का शासन मगध पर था, और इस वंश में वरदरथ जरासंध रिपुंजय शासक थे। जरासंध ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले हर्यंक वंश से पहले कौन थे? वरदरथ वंश का शासन मगध पर था। और इस वंश में वरदरथ वंश में कौन थे? पहला था वरदरथ, फिर था जरासंध, और फिर थे रिपुंजय। और जरासंध ने गिरिवंश को अपनी राजधानी बनाया था। हर्यंक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर रहे थे। और ये इसके जो राजा थे वो थे बिंबिसार, जिनका टाइम पीरियड था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यंक वंश के शासन से आरंभ होता है। मगध की शुरुआत किससे होती है? हर्यंक वंश से होती है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सर्वाधिक वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो मगध का वास्तविक संस्थापक कौन? बिंबिसार। इसका टाइम पीरियड कब से? 544 ईसा पूर्व से। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया था। अंग का विलय मगध साम्राज्य में प्रथम कदम था। यानी मगध पर यदि किसी दूसरे महाजनपद को मिला गया तो वो सबसे पहला कौन था? अंग था। जो अजातशत्रु को बिंबिसार ने अपने पुत्र को वहाँ का शासक बनाया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी, जो कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, यानी बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा मजबूत की थी स्थिति अपनी। तो कौशल देश का राजा था, कौशल राज, और प्रसेनजीत की बहन थी। यानी बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौन थी? कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। यानी कौशल राज से अपना संबंध स्थापित किया बिंबिसार ने, जिससे उसे काशी का राजस्व दहेज में प्राप्त हो गया। प्रसेनजीत ने क्या दे दिया? बिंबिसार को काशी दे दिया। दूसरी पत्नी थी चेलना, लिच्छवी राजकुमारी चट्ट की बहन थी। और तीसरी पत्नी थी खेमा, जो पंजाब की राजकुमारी थी। यानी 3 लड़कियों से विवाह किया। पहली पत्नी प्रसेनजीत की बहन थी, दूसरी चेलना
जो कि चेटक की बहन थी, और तीसरी खिम्मा। तो पहली थी कौशल देवी, दूसरी थी चेलना और तीसरी थी खिम्मा। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस या जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस कहा गया है, और जैन साहित्य में श्रेणिक या सैन्य कहा जाता है। गांधार के राजा पुष्कर सारी बिंबिसार के मित्र थे। उसने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा था। किसने? गांधार के राजा पुष्कर सारी ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवश थी, लेकिन लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। तो पहली राजधानी मगध की क्या थी? गिरिवश थी, और बाद में बिंबिसार ने क्या बनाया? राजगृह राजधानी बनाई। बिंबिसार ने राजगृह। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिवश थी, जिसकी स्थापना वसु ने की थी। इसे कुशागरपुर भी कहते हैं। तो गिरिवश या वसुमती को क्या कहते हैं? कुशागरपुर कहते हैं। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। सबसे पहले सुदृढ़ शासन व्यवस्था बिंबिसार ने कहा? मगध में। और मगध में सबसे पहले किसने? बिंबिसार ने। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में इनकी 5 पहाड़ियों से घिरी सामरिक महत्व की स्थिति, यानी मगध था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का साम्राज्य क्यों हुआ? मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना? इनके पीछे क्या कारण है? तो पहले तो है 5 पहाड़ियाँ, अच्छा संचार तंत्र, समृद्ध उर्वर क्षेत्र यानी उपजाऊ भूमि, शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति, ये प्रमुख थे। इसके बाद आता है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बना था। कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। तो अजातशत्रु को किस नाम से भी जाना जाता है? कुणिक से। अजातशत्रु ने वज्जी संघ व काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया था। वज्जी को भी मिला लिया और काशी को भी मिला लिया। अजातशत्रु के मंत्री वशकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वशकार, जिसने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी, जिससे वज्जी संघ को जीतने में बड़ी आसानी हुई। नहीं तो वज्जी संघ बहुत बड़ा था, जीतने में परेशानी हो रही थी। पर अजातशत्रु की सहायता किसने की? वशकार ने की, मंत्री ने की। अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री सुनिधि या सुनिर था। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु ने रथमूल व महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था। ये भी याद रखना कि वज्जी को जीता अजातशत्रु ने तो किन का इस्तेमाल किया? रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र, जैन ग्रंथ कहते हैं कि बिंबिसार के जो लिच्छवी राजकुमारी थी उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हल और बेहल को अपना सेचनक नामक हाथी बहुमूल्य 18 लड़ियों का हार दिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र थे। हल और बेहल को अपना सेचनक हाथी और बहुमूल्य 18 लड़ियों का हार दिया था। किसने? बिंबिसार ने, यानी उनके नाना जी ने दिया था हल और बेहल को। अजातशत्रु ने इन्हें राजा बनने पर वापस मांगा, यानी अपना हाथी और ये बहुमूल्य हार वापस मांगा। हल और बेहल ने अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। अच्छा, बिंबिसार के लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र नाना चेटक के पास चले गए। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया। लिच्छवियों के से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दृढ़ीकरण करवाया था। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए किसने क्या करवाया? अजातशत्रु ने राजगृह को मजबूत करवाया। अजातशत्रु व कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत और अजातशत्रु को काशी को लेकर युद्ध हुआ। बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी गांव दहेज में दे दिया। भास के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उद्यन से हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी बुद्ध को निर्वाण प्राप्त किस शासक के काल में हुआ? तो अजातशत्रु था। मगध का साम्राज्य कौन था उस समय? अजातशत्रु।
और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने और अजातशत्रु के पुत्र उसके हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन जो कि 460 से 445 ईसा पूर्व में साम्राज्य का संस्थापक रहा। उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र जिसे कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है भाई कि कौन सा उदयन राजा था? मगध का उदयन राजा था जिसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, इसे कुसुमपुर भी कहते हैं। पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? कुसुमपुर। और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अब राजधानी कहाँ गई? गिरिवर्ष से राजगृह आई और राजगृह से फिर पाटलिपुत्र आ गई। किसने बनाई? उदयन ने बनाई। और राजगृह किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। उदयन जैन धर्म का मतावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण कर उदयन की हत्या कर दी। एक जैन साधु ने उदयन की हत्या कर दी। उदयन की हत्या के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक बने। दर्शक का नाम भास के नाटक सौपन वासवदत्ता में मिलता है। तो उदयन की पुत्र हत्या है वो किसी जैन साधु ने कर दी और उनके 3 पुत्र थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। तो दर्शक का नाम भास के नाटक सौपन वासवदत्ता में मिलता है। आर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक या दर्शक को शिशु नाग नामक अमात्य या काशी या बनारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशु नाग वंश की नींव डाली। याद रखना, ये आगे एक आर्यक वंश और उसका अंतिम शासक नागदर्शक, जिसको दर्शक की भी कहते हैं, शिशु नाग नामक अमात्य यानी आर्यक वंश का आर्यक वंश था, वहाँ का अंतिम शासक था नागदर्शक या दर्शक, और को शिशु नाग नामक एक अमात्य था जो काशी बनारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशु नागवंश की नींव डाली। समझ रहे हो? यानी नागदर्शक था और उसका क्या था? अमात्य था जिसका नाम था शिशु नाग, और उसने शिशु नाग वंश की नींव में डाली। किसको अपदस्थ कर दिया? नागदर्शक को। किसने? नागदर्शक को शिशु नाग ने अपदस्थ कर दिया। कौन था? किसका? क्या ये उसका राज्यपाल था और उसने उसका पद से हटा दिया। परिशिष्ट पर्व में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का नाम मिलता है। तो इस प्रकार आर्यक वंश का मगध साम्राज्य से क्या हो गया? समापन हो गया। किसने कर दिया? शिशु नाग ने। और कौन वंश की नींव डाली? शिशु नाग वंश की। किसने डाली? शिशु नाग ने। अब शिशु नाग वंश जिसका टाइम पीरियड है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशु नाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। शिशु नाग ने सबसे पहले क्या किया? अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। तो शिशु नाग ने पाटलिपुत्र के साथ वैशाली को भी राजधानी बना लिया। शिशु नाग वैशाली के राजा और वहाँ की नगरवधु की संतान था। वैशाली के राजा और वहाँ की नगरवधु का संतान था जिसका परित्याग कर दिया गया था। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण शिशु नाग नाम मिला। अब है कालाशोक जो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व टाइम पीरियड रहा। ये भी कौन से वंश का था? नागवंश का, शिशु नागवंश का। पुराण व दिव्यदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण भी मिलता है। पुराण व दिव्यदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण भी मिलता है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को वापस राजधानी किसने बनाया? कालाशोक ने। इससे पहले जो शिशु नाग था उसने पाटलिपुत्र के साथ साथ किसको बना लिया था? वैशाली को। कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शिशु नागवंश का अंतिम शासक महानंदी या नंदीवर्धन था। तो शिशु नागवंश का अंतिम शासक कौन? महानंदी या नंदीवर्धन। अब है नंद वंश। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद, जिनका टाइम पीरियड 344 ईसा पूर्व से
23 ईसा पूर्व है ने की। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। पुराणों के अनुसार ये एक शूद्र शासक था। यह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और महाबोधि वंश में महान पद्मनंद का नाम क्या, उग्रसेन मिलता है। तो महाबोधि वंश है उसमें पद्मनंद का नाम क्या मिलता है, उग्रसेन मिलता है। यह एक शूद्र शासक था और शक्तिशाली शासक भी था। मगध का नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्मनंद को कहा गया है। उसने एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता और कलिंग से जीनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। दोस्तों याद रखो, महापद्मनंद इसने क्या करवाया, इनको एक तो कहते हैं क्षत्रियों का नाश करने वाला यानी सर्वशत्रांतक, और भार्गव भी कहते हैं, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहते हैं भार्गव। और उसने एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट एक छत्र। और हाथी गुंफा अभिलेख कहता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता। नंद राजा यानी महापद्मनंद था, उनने कलिंग को जीता और कलिंग से जीनसेन की प्रतिमा उठाकर ले आया। जीनसेन की प्रतिमा उठाकर ले आया कौन, महापद्मनंद। और कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया। तो महापद्मनंद के पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। महापद्मनंद का पुत्र था धनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रोमिज कहा है। धनानंद को क्या कहा है, अग्रोमिज। ये जो यूनानी राइटर थे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण धनानंद के काल में हुआ। ये भी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था, धनानंद था। अब है भद्रसाल, धनानंद का सेनापति तथा सक्टार व राक्षस उसके अमात्य थे। चाहे भद्रसाल हो धनानंद का सेनापति। भद्रसाल कौन था, धनानंद का सेनापति था। सक्टार और राक्षस उसके अमात्य थे, यानी दो उसके अमात्य थे, सक्टार और राक्षस। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो धनानंद की हत्या किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली। नंद शासकों में जैन धर्म को प्रश्रय दिया गया। जो नंद शासक थे उन्होंने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। प्राचीन भारत में व्यस्ताकारों ने 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है। ये पुत्र कौन कौन से थे, तो सबसे पहला है ओर्स पुत्र। ओर्स पुत्र किसे कहते थे, विधिवत विवाह से उत्पन्न वैद्य पुत्र, यानी अच्छी तरह जो विवाह होता था उससे जो पुत्र उत्पन्न होते थे उसे क्या कहते थे, ओर्स पुत्र। जो सभी प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है ओर्स पुत्र। क्षेत्रज पुत्र, उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति के मर्द या रोगी या नपुंसक होने पर सहजातीय पुरुष से नियोग करती थी। ओर्स पुत्र के बाद क्षेत्रज पुत्र का स्थान आता है, यानी क्षेत्रज पुत्र जो नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न होते थे, यानी अपने सगे संबंधियों से संबंध स्थापित करके जो पुत्र उत्पन्न किए जाते थे उसे क्षेत्रज पुत्र कहते थे। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। कृत्रिम पुत्र, माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र स्वीकार करना कृत्रिम पुत्र। गुडज पुत्र, जिसके माता पिता का न पता हो लेकिन वह उस के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था, यानी जिसके पिता का पता तो नहीं होता था पर लोग उसको स्वीकार करते थे कि ये इसी का पिता, इसी का पुत्र है, गुडज पुत्र कहते थे। अपविरुद्ध पुत्र, अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया और दूसरे दंपति द्वारा स्वीकार किया गया पुत्र अपविरुद्ध पुत्र। कानीन पुत्र, विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न पुत्र जो कन्या के पिता के घर में उत्पन्न होता था, यानी कन्या के घर में ही अविवाहित जो पुत्री होती थी उसके विवाह के बिना पुत्र उसे कानीन पुत्र कहते थे। सहोड पुत्र, विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र, यानी गर्भवती हो जाती थी घर में, पिता के घर में, और पति के यहाँ पुत्र होता था उसे सहोड पुत्र कहते थे। कृतक पुत्र, माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र, माता पिता को मूल्य दे देते थे और पुत्र खरीद लेते थे, उसे कहते थे कृतक पुत्र। पुनर्भव पुत्र, पुनर्विवाहित स्त्री से यानी विधवा विवाह से वापिस विवाह कर देते थे, पुनर्भव पुत्र। स्वयं दत्त पुत्र, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को पुत्र बनना, स्वयं दत्त पुत्र। और पार्श्व पुत्र,
ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र पार्श्व पुत्र। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 12 प्रकार के अलग अलग पुत्रों के बारे में बताया गया है प्राचीन भारत में। और अब हम इसके आगे शुरुआत करें मगध के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा महाजनपद था। उनमें कौन कौन से शासक है वो शासन कर रहे थे। इस प्रकार ये वीडियो अब यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कोई है वो बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।